हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को एनसीईआरटी की जो बसंत भाग एक बुक है क्लास 6 की, उसका लेसन नंबर 2 बचपन, जो एक संस्मरण है। ठीक है, इसके जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास है, आज हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के आंसर को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम इस बचपन लेसन जो चैप्टर 2 है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन, फुल एक्सप्लेनेशन हमने पिछले वीडियो में आपको दे दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको ये जो प्रश्न उत्तर है, ये जो हम लोग सॉल्व करेंगे अभी क्वेश्चन आंसर, इसे करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, लेखिका लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो लेखिका क्या क्या काम करती थी, हम आप लोगों को पूरा डिटेल में समझाए थे कि लेखिका बचपन में हर इतवार की सुबह वो सबसे पहले अपने मोजों को धोती थी, फिर अपने जूतों को पॉलिश करके उसे कपड़े या ब्रश से रगड़ रगड़ कर चमकाती थी। अब वो अपने मोजे को क्यों धोती थी, क्योंकि वहाँ पे मोजे को दूसरे को दे नहीं सकते धोने के लिए, इसीलिए वो अपने मोजे को खुद धोती थी। ठीक है, लेखिका बचपन में हर इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी और फिर अपने जूते को पॉलिश करके उसे कपड़े और ब्रश से रगड़ रगड़ कर चमकाती थी। तो ये हो गया पहले का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। पूरे लेसन में आप अगर उसको देखे होंगे, पढ़े होंगे बुक को, या फिर मेरे एक्सप्लेनेशन के वीडियो देखे होंगे, तो उसमें मैं आप लोगों को बताई थी कि लेखिका अपने समय और जो इस समय चल रहा है, दोनों में बहुत सारी दूरियों के बारे में एग्जाम्पल देकर बताती है। अगर आपने वो नहीं भी देखा है, नहीं भी पढ़ा है, तो आपको इस आंसर में उसका मिल जाएगा बारे में कि क्या क्या उन्होंने कितनी दूरियां हो चुकी है बताई है। तो इसका आंसर होगा कि लेखिका अपने समय से आज के समय की दूरी बताने के लिए यह उदाहरण देती हैं। क्या उदाहरण देती हैं कि उनके समय में रेडियो और टेलीविजन की जगह क्या यूज किया जाता था, ग्रामोफोन यूज किया जाता था, ग्रामोफोन का उपयोग करते थे। ठीक है, आज के समय में तो रेडियो टेलीविजन है, लेकिन पहले वो भी नहीं होते थे। पहले क्या यूज किया जाता था, ग्रामोफोन का उपयोग किया जाता था। उन दिनों कुल्फी होती थी, उन दिनों क्या होती थी, कुल्फी होती थी, लेकिन आज के समय वो क्या है, आइसक्रीम में परिवर्तित हो चुकी है। लेखिका के समय कचौड़ी समोसा होता था, जो अब किस में बदल गया है, पेटीज में परिवर्तित हो चुका है। लेखिका के समय में शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत मिलते थे, जो अब किस में परिवर्तित हो चुके हैं, कोक और पेप्सी में परिवर्तित हो चुके हैं। उन दिनों कोक नहीं मिलती थी, उसकी जगह क्या मिलते थे, लेमनेड एंड विमटो मिलती थी। तो ये है जो लेखिका बता रही हैं कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, क्या क्या परिवर्तन हो चुके हैं। ये सब एग्जाम्पल देके लेखिका बता रही हैं कि हमारे समय में तो ग्रामोफोन था, जो कि अभी के समय में क्या है, रेडियो और टेलीविजन में परिवर्तित हो चुका है। फिर लेखिका कहती है कि हमारे समय में कुल्फी था, जो अब आइसक्रीम में परिवर्तित हो गया है। फिर लेखिका कहती है कि हमारे समय में कचौड़ी समोसा था, जो अब पेटीज में बदल चुका है। और भी वो एग्जाम्पल देते हैं कि हमारे समय में शहतूत, फालसे, खसखस के शरबत और कोक शरबत होते थे, जो कोक और पेप्सी में बदल चुके हैं। और उन दिनों कोक नहीं मिलती थी, क्या मिलती थी, लेमनेड और विमटो। तो ये हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आंसर की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा था। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई ने उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ता था, क्यों, क्योंकि लेखिका दिन के उजाले को छोड़कर क्या करती थी, रात के अंधेरे में काम करती थी। यही इसका आंसर आगे आपको मिलेगा कि लेखिका दिन के उजाले की बजाय रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर काम करती थी, इसलिए उनकी आंखों की रोशनी क्या हो गई थी, कमजोर हो गई थी, और इसी वजह से उन्हें क्या लगाना पड़ा, चश्मा लगाना पड़ा। जब पहली बार लेखिका चश्मा लगाई तो उनके एक चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे, और छेड़ते हुए उनको क्या कहते थे कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो उनके चचेरे भाई उनको यही करके चिढ़ाते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा लेकर खाती थी।
और उनमें से प्रमुख फलों के नाम भी बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा कि लेखिका अपने बचपन में चॉकलेट खाना काफी पसंद था। लेखिका को अपने बचपन में क्या पसंद था? चॉकलेट खाना काफी पसंद था और वो उसे बिस्तर पर लेट कर मजे से खाती थी। और इसके अतिरिक्त चने जोर गरम और अनारदाने का चूड़ भी खूब मजे लेकर खाती थी। शिमला के काफल, रसभरी कस्मल, चेस्टनट उनके बहुत ही प्रिय फल थे और वे इन्हें मजे लेकर खाती थी। तो ये सब शिमला के काफल, रसभरी कस्मल, चेस्टनट्स ये सब क्या है? अगर आप हमारे वीडियो को देखेंगे जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया, उसमें मैंने आप लोगों को सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये सब क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं संस्मरण से आगे। अब संस्मरण के आगे क्या क्या है क्वेश्चन। लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाजें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें थीं। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें तुम्हें आकर्षित करती हैं? उनके नाम लिखो। लेखिका कह रही है कि हमारे समय में एक रेस्टोरेंट था, ठीक है। लेखिका अपने बचपन में हवाई जहाज की आवाजें, इन सब से क्या होता था? घुड़सवारी, ये सबसे बहुत ही आश्चर्यजनित आधुनिक चीजों को देखकर बहुत ही आकर्षित होती थी, ठीक है। और एक शोरूम था शिमला में जो शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। तो ये सब आधुनिक चीजें देखकर वो क्या होती थी? बहुत ही आकर्षित होती थी। लेकिन हमारे समय में भी क्या हम लोग आकर्षित होते हैं? तो वो क्या है? आज के समय में कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, रोबोट, मेट्रो ट्रेन, ठीक है, बाइक जैसे ऐसी आधुनिक चीजें जो हमें ज्यादा आकर्षित करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अपने बचपन की किसी मनमोहक घटना को याद करके विस्तार से लिखो। तो इसी तरह आपको आपके बचपन में क्या एक अच्छी घटना बीती है, उसको याद करके आपको उसको डिटेल में लिखना है। तो आप इसे स्वयं करें। नेक्स्ट आते हैं अनुमान और कल्पना में। अनुमान और कल्पना में पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सन 1935 से लेकर 1940 के लगभग लेखिका का जो बचपन था वो शिमला में अधिक दिन गुजरा था। उन दिनों के शिमला के विषय के बारे में जानने का प्रयास करो। तो अब हम लोग जानेंगे कि 1935 से लेकर 1940 के समय लेखिका के जो बचपन में बीता था, तो उस समय क्या क्या था। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। लेखिका अपने बचपन के अधिकांश समय को शिमला में गुजारी थी। उन दिनों क्या होता था कि शिमला धीरे धीरे विकसित होने लगा था। वहां पे रेस्टोरेंट खुल चुके थे, मॉल आदि खुलने लगे थे। शिमला छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा शहर था और छोटी सी चढ़ाई चढ़कर ही गिरजा मैदान जा सकते थे और वहां से थोड़ी दूर पे उतरने पर मॉल में जाया जाता था। शाम के समय जब गहराते पहाड़, मतलब जब शाम के समय अंधेरा हो जाता और रिज पर घुड़सवारी और बढ़ती रौनक, मॉल की दुकानों की चमक और रिज पर स्कैंडल पॉइंट थी, ये सब शिमला की खूबसूरती की एक झलक दिखाते हैं। तो उस समय के बारे में ये सब डिटेल आपको बुक में दिया हुआ है, तो वही आपको आंसर में लिखना था। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है। मैंने आपको बताया था कि 2 बार उन्होंने सर्वर का नाम लिया है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है कि वो सर्वर कौन है। कुछ भी उसमें इंट्रोडक्शन सर्वर के बारे में नहीं, सिर्फ 2 बार सर्वर का नाम आया। अब आपको अनुमान लगाना है कि ये सर्वर कौन हो सकता है। तो इसका आंसर होगा कि इस संस्मरण में लेखिका ने 2 बार सर्वर का नाम लिया है। हो सकता है कि सर्वर का नाम लेखिका ने एक संकेत के रूप में लिया हो, और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि उस व्यक्ति के लिए अन्य किसी भी संबोधन का प्रयोग भी नहीं किया गया है। अतः संभवतः यह हो सकता है कि सर्वर कोई पत्रकार हो या उनका कोई मित्र लेखक रहा हो जिन्हें वो अपनी जीवनी सुना रही हो। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि सर्वर हो सकता है कि एक ऐसा व्यक्ति हो, एक पत्रकार हो या उनका मित्र रहा हो जिसे वो अपनी जीवनी सुना रही है, और वहाँ पे इसीलिए 2 बार सर्वर का नाम लिया गया है, लेकिन उसका कोई भी पहचान नहीं बताया गया है कि सर्वर कौन है। तो एक आइडिया से हम लोग यही कह सकते हैं कि शायद वो मित्र थे। नेक्स्ट आते हैं भाषा की बात। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे मारना से मार, काटना से काटना क्या हो गया? एक क्रिया हो गया, और काट क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा हो गई। इसी तरह मारना भी एक क्रिया हो गया और उससे जो मार बना वो क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा। मतलब क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे हारना भी एक क्रिया हो गया और हार क्या हो गया? हमारा भाववाचक संज्ञा। सीखना से सीखना एक क्रिया हो गया और सीख एक भाववाचक संज्ञा। पलटना से पलट,
पलटना एक क्रिया हो गया और पलट क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। और हड़पना से हड़प, हड़पना क्या हो गया, एक क्रिया हो गया और हड़प एक भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे इतना सारा आपको एग्जाम्पल दिया गया भाववाचक संज्ञाओं का कि कैसे क्रियाओं से बनते हैं। तो ये सब आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तो तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छाट कर लिखो और उनके भाववाचक संज्ञा बनाओ। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में उत्तर में मैंने लिया है, जैसे गूंजना, गूंजना से क्या बन गया, गूंज। उभरना जो क्रिया है इससे भाववाचक संज्ञा बन गया उभार। दौड़ना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बन गया दौड़। चढ़ना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बन गया क्या, चढ़ाई। गहराना क्रिया से क्या बन गया, गहराई भाववाचक संज्ञा। खींचना से खींच भाववाचक संज्ञा। बदलना क्रिया से बदलाव भाववाचक संज्ञा। और सजाना क्रिया से क्या बन गया, सजावट भाववाचक संज्ञा। तो ये सब क्रियाओं से क्या है, भाववाचक संज्ञा, जो हमारे इस संस्मरण में दिया गया है वहीं से लिया गया है। इसे आप लोग याद कर लीजिए या लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 4 दिन कुछ व्यक्ति 1 लीटर दूध। अब यहाँ पे 4 दिन के बारे में बात हो रहा है, फिर उसके बाद कुछ व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, फिर 1 लीटर दूध। इन सभी आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें 4 कुछ और 1, यहाँ पे दिया है ना 4 कुछ और 1 लीटर, शब्द से संख्या या परिणाम का परिमाण का आभास होता है। क्यों, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इन सब से क्या हो रहा है, संख्या परिमाण का आभास होता है। क्यों, क्योंकि ये सब संख्यावाचक विशेषण हैं। तो इनसे भी 4 दिन से निश्चित, अभी जैसे ये 4 दिन, पहला में क्या था 4 दिन, तो ये क्या हो गया, एक निश्चित संख्या का बोध हो गया कि 4 ही दिन है, नहीं 3 दिन नहीं 5 दिन, सिर्फ 4 दिन। इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और कुछ व्यक्ति क्या है, अनिश्चित है। अब 4 है 5 है 6 है, हमारे पास कुछ निश्चित संख्या नहीं है, इसीलिए क्या बोलते हैं, अनिश्चित संख्या का यहाँ पे बोध हो रहा है, इसीलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण इसे कहेंगे। इसी प्रकार 1 लीटर दूध, अब 1 लीटर दूध में क्या हो रहा है, यहाँ पे संख्या तो नहीं हो रहा है, बल्कि क्या इसका बोध हो रहा है, परिमाण का बोध हो रहा है, इसीलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। जैसे मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, 2 किलो अनाज दे दो, कुछ बच्चे आ रहे हैं, सभी लोग हंस रहे हैं, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। तो इसमें जो 2 दर्जन है ये क्या हो गया, एक निश्चित हो गया, और किसके बारे में, संख्यावाचक विशेषण के बारे में बताया जा रहा है। 2 किलो ये भी निश्चित है, लेकिन यहाँ पे किलो है, इसीलिए परिणामवाचक विशेषण हो गया। कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया, सभी अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, और सुंदर क्या हो गया, हमारा गुणवाचक विशेषण को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियां मेरी मौसी जानती थी। अब यहाँ पे इस वाक्य में रेखांकित जो शब्द हैं क्या है, दिलचस्पियां और मौसी। तो संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, ये दोनों क्या बता रहे हैं, संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं कि कपड़ों में जो मेरी दिलचस्पियां मेरी मौसी जानती थी, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करती हैं। जैसे पाठ में ऐसे 5 उदाहरण छाटकर लिखो। यहाँ पे देखिए, जैसे हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते हैं, तो यहाँ हम क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। ओके, इस तरह उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, इसमें उन हो गया। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए हमारा घर हो गया। अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते हैं, अपने अपने। यह गाना उन दिनों के स्कूल में हर बच्चे को आता था, तो यहाँ पे उन हो गया। तो ये था आपका सारे क्वेश्चन का आंसर। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे और भी जितने लेसन हैं इस सब आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।